जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंडियन पॉलिटी को अच्छे से समझ रहे हैं और खुद से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जितने टॉपिक को पढ़ने का प्रयास किया, अच्छे से उसको समझने का प्रयास किया, मैं ऐसा उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि आपको टॉपिक बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और आने वाले समय में कुछ टॉपिकों को जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को निरंतर देखते रहें, अपने नोट्स को बनाते रहें और अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में निरंतर लगे रहें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वही जो हम लोग एक दो लेक्चर पहले से जो हमने शुरू किया है स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को, उसी को आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट को समझने का प्रयास किया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे और उन सारे प्रावधानों को हमने समझा और उससे संबंधित कुछ अगर स्टैटिक चीजें थी उसको भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको अच्छा से समझ लिया होगा। अपने जो भी नोटबुक आप तैयार कर रहे होंगे उसमें आप लोगों ने उसको लिखने का भी प्रयास किया होगा और आपने लिख लिया होगा। लगभग दो टॉपिक पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक 1773 का एक्ट और इसके एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो 1773 के एक्ट में जो समस्याएं आ रही थी उस समस्या को सोल्व करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, उसको भी हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया। आज का जो हमारा जो टॉपिक है आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट पढ़ेंगे और दूसरा है एक्ट ऑफ 1786, इसको पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम लोग चार्टर एक्ट 1813 का। टॉपिक छोटा है, बड़ा नहीं है, चीजों को बस समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से चीजों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, चीजें आसान हो जाएगी। अब 1784 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब एक पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसी समय जो ब्रिटेन था वहां के जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था विलियम पिट्स। और जब कोई भी, जैसे आप देखते हैं कि भारत हो, अमेरिका हो, रसिया हो, व्हाटएवर कोई भी देश हो, जिस देश में अगर शासन व्यवस्था में अगर परिवर्तन आता है तो वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है कुछ सिस्टम में बदलाव करना चाहती है। और सिस्टम में बदलाव का उद्देश्य क्या होता है कि जनता को आपने कुछ कमिटमेंट किया होता है आप जीतने से पहले। जैसे आप कुछ कह रहे होंगे, जनता उसी के एवज में आपको हो सकता है कि वोट की होगी और आप विनर रहे होंगे, तो आपने जो कमिटमेंट किया होता है उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव करने का प्रयास करते हैं जो पिछले वाले गवर्नमेंट से डिफरेंट होती है। क्योंकि जब पिछले वाले गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही अगर आप चलेंगे तो फिर नए शासन व्यवस्था को लाने से क्या प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली बात है। तो यही जो विलियम पिट्स जो यहाँ के नए पीएम बने तो उन्होंने कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के कुछ गाइडलाइन जारी किया और उस गाइडलाइन को एक एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया गया, जिसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं। इसमें देखिए एक सीओडी और एक बीओसी। सीओडी बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बीओसी बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले 1773 के एक्ट में जब आप देखेंगे तो इसमें से सिर्फ एक ही व्यवस्था था, लेकिन जब विलियम पिट्स जब आए तो यहां पर इन्होंने दो सिस्टम को डेवलप किया। दो सिस्टम को डेवलप करने के पीछे इनका कारण क्या था? ये चाह रहे थे कि जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेटिंग बॉडी, मॉनिटरिंग बॉडी जो इंडिया में शासन व्यवस्था को देख रही है वह दो स्तर पर देखे। दो स्तर पर देखने का एक का काम हो कि केवल ट्रेड संबंधी चीजें देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब एक चार्टर पास कराया गया था, याद कीजिए अपने जब हम लोगों ने एक दो क्लास पहले इस पर चर्चा किया था, उस चार्टर में वन वे ट्रेड की बात की गई थी कि आप इस देश में सिर्फ आप ही ट्रेड करेंगे,
ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, दूसरी कंपनी कोई ट्रेड नहीं करेगी। और आप ट्रेड में क्या करेंगे, एक लंबा लिस्ट होगा, उस चीज को उस चार्टर में लिखा गया होगा। तो जो सीओडी थी, उस सीओडी को सिर्फ और सिर्फ ये ऑथोराइजेशन दिया गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड संबंधी चीजें का मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है और उसका रिपोर्ट आपको ब्रिटेन पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। और दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको एक नई सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया और इसका काम यह था कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलाए जा रहे हैं यहां भारत में, किस प्रकार के टैक्सेस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जनता के साथ इनके इंटरकनेक्शन कैसे हैं, क्या इनके द्वारा किया गया काम ऐसा तो नहीं है कि दुनिया स्तर पर ब्रिटेन की छवि को नीचे करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो भी पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से रेगुलेट कर रही है यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय लोगों को, उनको मॉनिटर करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई। अर्थात आप समझ गए होंगे कि विलियम पिट्स क्या चाहते थे। अब देखेंगे कि अगर दो यहां पर मॉनेटरी बॉडी आई, दो रेगुलेटिंग बॉडी आई ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉनिटर करने के लिए, इसीलिए जो इस शासन व्यवस्था को डायरकी सिस्टम कहा जाता है, यानी द्वैध शासन। एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए कि द्वैध शासन यानी डायरकी सिस्टम कौन से एक्ट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो आपके 1784 के एक्ट से संबंधित है, ये चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। अब मुद्दा है कि पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा ये चीज था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और कंपनी वर्क पर पूर्ण तरीका से निगरानी को बढ़ाने का प्रयास किया गया पिट्स के द्वारा, विलियम पिट्स के द्वारा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा उसको भी अपने अंडर में लेने का प्रयास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वहां की जो कंपनी का व्यवस्था कैसे चल रहा था, जैसे आप कंपनी की व्यवस्था कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है, ये सारा चीजें क्या है वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी ये दोनों टॉपिक आ सकते हैं। और आपके कंपनी वर्क में ये चीज आएगी कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सनल ट्रेड क्या है, कंपनी के ट्रेड क्या है, इन सारी चीजों का जो फुल ऑथोराइजेशन हुआ अब कुल मिलाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। और मजे की बात ये बताऊं कि जब आप याद कीजिए कि पीछे वाले 1773 के एक्ट में मैंने बताया था कि एक गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल का एक परिषद, एक काउंसिल बनाया गया था, और उस काउंसिल में 4 मेंबर प्लस गवर्नर जनरल 5 मेंबर हुआ करते थे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा था कि जैसे मान के चलिए किसी मुद्दे पर अगर चर्चा करना है तो लगभग गवर्नर जनरल हो गए और प्लस 4 मेंबर हो गए, तो लगभग ये 4 में से 2+2 पर मुद्दा आकर के फंस जाता था, चीजें न्यूट्रल हो जाती थी। और मान के चलिए कि कोई एक्ट पास करना है, कोई एक्ट बनाना है, कोई कानून बनाना है, 2 लोग कह रहे हैं कि ये कानून सही है, 2 लोग ये कह रहे हैं कानून गलत है। तो यहां पर लगभग मेंबर के बीच में जो मिडिल ऑर्डर जो डेवलप हो रहे थे, वहां पर कुछ डिस्प्यूट डेवलप हो रहे थे। इस चीज को लेकर के विलियम पिट्स ने एक नया प्रयास किया, इसमें से एक की संख्या कम कर दी, यानी लगभग गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर, यानी टोटल गवर्नर जनरल को इंक्लूड करने के बाद काउंसिल में अब टोटल 4 मेंबर हो गए थे, लगभग 3 में ए और लगभग इन जनरल। आप देखेंगे कि अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रहा होगा कि गवर्नर जनरल की पावर कितनी थी। इसको अभी हम लोग एक्ट 1786 में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आसान भाषा में समझिए कि गवर्नर जनरल को जो फुल पावर जो होनी चाहिए उतनी नहीं थी जितनी 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। क्या है मामला, अभी आने वाले कुछ मिनटों में समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो लगभग ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें एक और चीजें थी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी क्षेत्र था, जो भी उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था, वह अब कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, संवैधानिक स्तर पर वह पूरे क्षेत्र जो थे अब वह कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में माने जाएंगे। ये सारी बातें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लिखी गई और उस एक्ट को
भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू करने का बात कहा गया। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786 ये क्या है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़े हैं या कभी ना कभी किसी के चर्चा ने सुना होगा किसी के द्वारा कि एक अमेरिका की क्रांति हुई थी, और अमेरिका की क्रांति आप देखेंगे कि लगभग 1787 के आसपास खत्म हुई थी, और लगभग वहां पर 1789 के आसपास वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और लिखने के बाद वहां पर लागू हो गया, ये अलग बात है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब वहां पर जब ब्रिटिशर्स का हुकूमत हुआ करता था अमेरिका में, तो उस समय का जिस प्रकार से भारत में गवर्नर जनरल की जो सिस्टम चलाई जा रही है, वहां पर भी ब्रिटेन यही प्रोसेस वहां पर भी इंप्लीमेंट कर रहा था, और वहां पर जो बंदा था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब चूंकि वहां पर क्रांति होगी, लोग अपनी आजादी की बात करेंगे, अमेरिका आजाद हो जाएगा, तो वहां के जो गवर्नर जनरल जो होंगे जिनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है, अब उनको भारत भेजने की बात की जाएगी कि आप जाइए और भारत में व्यवस्था को अच्छा करने का प्रयास कीजिए। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे ही ये सुना कि हमको भारत में गवर्नर जनरल बनकर के जाना है, तो उसने कुछ शर्तें रख दी। उसने शर्तें रखा कि जो भी काउंसिल होगा गवर्नर जनरल का, उस गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो गवर्नर जनरल होगा वह किसी भी फैसले को डिनाई कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग अपने काउंसिल के मेंबर के बातों को मनवा सकता है। पहले उसने पहली शर्त रखी, और दूसरा शर्त ये रखा कि अगर मैं भारत में गवर्नर जनरल बनकर के तभी जाऊंगा जब मुझे कमांडर इन चीफ का दर्जा दिया जाएगा, यानी जो सेना होगी उस सेना पर मेरी पकड़ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कि सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग मुझे चलाना है। ये नहीं है कि मतलब हर समय मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछता रहूं कब क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि मैं एक प्रकार का इंसिडेंट अमेरिका में देख चुका हूं, और बार बार ऑथोराइजेशन के चक्कर में हुआ क्या कि ब्रिटेन के हाथों से अमेरिका निकल गया और वह आजाद हो गया। ये दो प्रकार की जो मांगे थी, उस दो प्रकार के मांग कैसे उसको फुलफिल किया जाता, तो इस दो मांगों को एक्ट बनाया गया 1786 का, और ये दोनों बातें वहां के एक्ट में लिख दिया गया कि आप गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होगा उसमें जो भी गवर्नर जनरल होंगे उनका पावर ज्यादा टॉप मोस्ट माना जाएगा, उनका डिसीजन महत्वपूर्ण माना जाएगा, किसी भी डिसीजन को डिनाई कर सकते हैं, ये भी बात कहा गया, और कमांडर इन चीफ का पोस्ट, ये दो चीजें लिख करके ये जो 1786 का एक्ट पास कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ की मेंबर 3 कम क्यों की गई, अब इसको यहां से जोड़िए, क्योंकि अब गवर्नर जनरल का जो पावर था लगभग ये 1786 के एक्ट के पहले, इस 1786 के एक्ट के मुकाबले पीछे वाले में गवर्नर जनरल की पावर काउंसिल में थोड़ा लिटिल बिट कम थी, जो इसको पूरा इंप्रूव कर दिया, इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई गवर्नर जनरल की। उम्मीद करते हैं कि आपको अब चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं आपके चार्टर एक्ट 1813 का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्ट था, ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये चार्टर कहां से आ गया। अब चार्टर ये बोलते हैं कि एक प्रकार का ऑथोराइजेशन, कोई भी कंपनी जो होता है, जैसे याद कीजिए 1599 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर एक चार्टर पास कराया गया, एक ऑथोराइजेशन, एक लेटर हुआ। उस लेटर में कुछ बातें लिखी गई, उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब शासन व्यवस्था जो होगी या ट्रेड का जो भी बिजनेस का जिस प्रकार से करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलाना है, उसकी पूरी एक नियमावली लिखी गई होगी, और उसी चार्टर के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। तो यहां पर अब चार्टर पास होना शुरू हो गया कि एक ऑथोराइजेशन मिल गया कि अब आपको क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे करना है, ये सारा चीजें इस चार्टर में लिखा गया। और लगभग यही चार्टर एक्ट लगभग आपके आने वाले लगभग जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो जाएगी तब तक लगभग यही चार्टर जो होगा, बस इसको क्या किया जाएगा कि कुछ समय के लिए, जैसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जैसे
अगला जो चार्टर होगा वो 1833 का होगा, फिर अगला जो चार्टर होगा 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, वो 1853 के लिए होगा। तो मतलब एक ऑथोराइजेशन बन गया और उसी को रिन्यू करके 10 ईयर 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया जाएगा, और फिर उस 20 साल के ड्यूरेशन में जो भी बदलाव करने की जो बात की जाएगी उसको बदलाव को अगले एक्ट में लेकर के आया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 का क्या है। 1813 का चार्टर एक्ट को अगर समझने का अगर प्रयास किया जाए तो लगभग उसमें पहला ये बातें लिख दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब आने वाले समय में ट्रेड का जो ऑथोराइजेशन है, भारत में शासन करने का जो ऑथोराइजेशन है, उसको 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया कि लगभग 1813 से लेकर के 1833 तक आप भारत में शासन करेंगे। उसके बाद करेंगे या नहीं करेंगे इसका डिसाइड हम 1833 के एक्ट में करेंगे। जब 1833 का एक्ट जब लेकर के आया जाएगा तो उसमें डिसाइड होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहेगी या नहीं रहेगी। तत्काल यह है कि लगभग 1813 से 33 के बीच का ये हम दायरा फिक्स कर दिए कि हाँ अब आप 20 साल तक भारत में शासन आप करेंगे। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड राइट था, याद कीजिए 1599 वाला वन वे जो दिया गया था कि हम भारत में सिर्फ हम ही ट्रेड कर सकते हैं, उसको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। आपके साथ और भी कंपनियां भारत में ट्रेड कर सकती है, ये बात बोला गया। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन था कि भारत में चाय की खेती और चाइना में, इस दो मुद्दे पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। क्या चीजें क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मोनोपोली इन द सेंस कि भारत में चाय की खेती सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाइना के साथ जो ट्रेड संबंधी जो भी मुद्दे हैं उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी काम नहीं करेगी, कोई ट्रेड नहीं करेगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और जो उस समय देखेंगे कि क्रिश्चियन लोगों को बोलबाला ज्यादा डेवलप हो रहा था, अपने रिलीजन को प्रचार प्रसार करना, ये सारी बातें काफी अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी। तो इस एक्ट के माध्यम से पूरे भारत में क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार करने की अथॉरिटी दी गई कि आप भारत में कहीं भी क्रिश्चियन धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, और भारत में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कि हाँ लोगों को लिटरेट किया जाए, लिटरेसी रेट को डेवलप किया जाए। इस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि लगभग पर साल लगभग 1 लाख रुपए शिक्षा स्तर पर खर्च किए जाएंगे। लगभग आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा कि ईस्ट इंडिया एक्ट क्या है, एक्ट ऑफ 1786 क्या है और चार्टर एक्ट 1813 का क्या है। तो लगभग इसमें जिस प्रकार के अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगता है, चीजें क्लियर नहीं हो रही है, कोई जो मुद्दा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आने वाले सेशन में सबसे पहले प्रयास ये करूंगा कि जो आपके जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूं और आगे जो भी टॉपिक होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कल के जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग इन जनरल स्टडी करेंगे आपके 1833 का और 1853 के एक्ट का। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं कल। जय हिंद।